हेलो विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 10 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 69th में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के सभी प्रश्न और उत्तर। ठीक है, सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए और इसका लाभ उठाइए। और कहीं भी मेरी कुछ कमियां लगे तो उसको कृपया करके बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा और क्या इसमें हम अच्छा कर सकते हैं ये भी जरूर बताइए, ताकि इससे मोटिवेशन हमारा बना रहे। है ना? चलिए शुरू करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो ओवरऑल 43 नंबर प्रश्न है। 42 तक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 70th का री एग्जाम और 70th कर चुके हैं। आइए 69th का है। तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि ये क्या था? वुड्स का जो रिपोर्ट आया था, ये क्या था? पहला ऑप्शन इसमें है, इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला और शिक्षा व्यवसायिक प्रशिक्षण पे जोर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये वुड्स डिस्पैच जो था, ये किया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा। पूरा नाम इनका क्या था? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड, ठीक है। तो इन्हीं के नेतृत्व में भारत के गवर्नर जो थे, डलहौजी। कौन? डलहौजी। इनके शासनकाल में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति के नेतृत्व कौन कर रहे थे? चार्ल्स वुड। ठीक है। और इन्होंने, जो वुड डिस्पैच ने क्या किया कि जो पहले से चली आ रही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, उसको इन लोगों ने खारिज कर दिया। और ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एक मैग्ना कार्टा कहा गया था अंग्रेजी शिक्षा का। तो इसी को इन लोगों ने खारिज कर दिया। इससे पहले भी जो अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, उस डिस्पैच में क्या क्या किया गया, इसमें अंग्रेजी की सिफारिश की गई और महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण पे भी जोर दिया गया। और शुरुआती के विद्यालयों में, जो प्राथमिक विद्यालय वगैरह थे जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते थे, उसमें स्थानीय भाषाओं को शुरू करने का भी सुझाव दिया गया। तो एक डॉनवर्थ वाला जो था, डॉनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये थ्योरी एक्चुअली 1835 में ही मैकाले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था ये थ्योरी? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मैकाले के द्वारा। और क्या किया गया था इसमें कि जो भी, मतलब कि उच्च वर्ग के लोग हैं या कोई मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा दे दिया जाए और वही शिक्षा धीरे धीरे अपने आप वो अन्य वर्गों में पहुंच जाएगा। तो इसी को कहा गया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है। और ये कब दिया गया था? मैकाले के द्वारा, जिनको कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक यही हैं एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बोला था कि भारतीयों को, मतलब काले भारतीयों के एक अंग्रेज की तरह बना दो। और उसी को चार्ल्स वुड ने एक अपना रिपोर्ट दिया था 1854 में, जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा का और महिला शिक्षा पे जोर दिया और माध्यम क्या बना दिया कि भाई अंग्रेजी ही उच्च शिक्षा का माध्यम होगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वर्नाकुलर एक्ट एक्चुअली एक जो ये प्रेस एक्ट था, ठीक है, और इसने दिया था ये कब? 1878 में। कौन उस समय थे? लॉर्ड लिटन। ठीक है। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा ही दिया गया 1878 में। और इनका जो पूरा जो कार्यकाल रहा था 1876 से 80। तो अपने ही कार्यकाल में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जारी किया। और इस अधिनियम में इन्होंने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ कोई आलोचनात्मक चीजें लिखेगा, मतलब कि राजद्रोही लेख को रोकना इनका मेन पर्पस था।
और लोगों ने इसे गैंगिंग अधिनियम भी कहा। गैंगिंग एक्ट, गैंगिंग अधिनियम। ठीक है, लोगों ने इसे गैंगिंग एक्ट भी कहा, इसे गैंगिंग अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो एक्ट था इसमें बहुत सारे मतलब कि कार्य किए गए थे, ऐसा कि जैसे कोई भी बिना परमिशन के कुछ छाप नहीं सकता है, उसकी प्रेस तक जब्त की जा सकती थी अगर कोई भी आलोचना किया सरकार के खिलाफ तो, या कंपनी के खिलाफ, या कुछ भी ऐसा। तो जैसे ही ये चीजें जब आई तो लोगों में आक्रोश फूटा, तो आगे चल के लॉर्ड रिपन, जिनका शासनकाल था 1880 से 84, इन्होंने 1882 में इसको निरस्त कर दिया। तो यही प्रश्न है कि कौन सा इसे हटाया, कौन सा। लिपन द्वारा यह अधिनियम लाया गया, गैंगिंग अधिनियम भी ये कहलाया, और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी सही आंसर। अगला प्रश्न, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लॉर्ड मेयो, ठीक है। तो पहला है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, तो बिल्कुल सही। इन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय को पहली बार लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में ऐसा विभाजित किया गया, और ये इनका स्टार्टिंग का कदम बिल्कुल सही था, क्योंकि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का भी अधिकार दिया गया। तो हाँ, ये सब मेयो के ही शासनकाल में हुआ था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया, क्योंकि हाँ, इसने बहुत सारे चीजों को सुधारने का भी प्रयास किया जो चल रहा था उस समय। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें से इनके चारों ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3, 4। और इनका जो कार्यकाल रहा था लॉर्ड मेयो का, ये रहा था 1869 से 72। ठीक है, और इन्हीं के समय पहली बार जनगणना करवाया गया था। इन्हीं के समय बहुत सारे कुछ कॉलेजेज वगैरह, 1872 में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, और इन्होंने सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की ही और कृषि वगैरह के सुधार के लिए भी बहुत सारे संस्थानों की स्थापना की। पहली बार जो भारत में जनगणना हुई वो इन्हीं के शासनकाल में हुई, जिनके बाद अक्सर जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और अभी भी जनगणना हो रहा है हर जगह। लेकिन एक समय के बाद इनको एक शेर अली अफरीदी नाम का एक अफगान था, जो जिन्होंने इन्हें चाकू मार करके हत्या कर देता है, क्योंकि उसका कहना होता है कि मैं मतलब कि एक कैदी के रूप में मुझे किया गया है, गलत न्याय दे करके मुझे कैदी बना दिया गया है, और वो इनको चाकू मार के हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो आजीवन कारावास झेल रहा होता है वो। ठीक है, आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। खोजकर्ता, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये थे इटली से। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे इटली से थे। एक्चुअली ये निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन गलती से इन्होंने अमेरिका का खोज कर लिया, जिसको आज भी इंडीज के नाम से जाना जाता है। वहाँ के रहने वाले लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है। ये इटली के थे और भारत की खोज में निकले थे। ठीक है, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो कैसे खोज हुआ, गलती से। दूसरा, जैक्स कार्टियर, जैक्स कार्टियर जो थे ये थे फ्रांस के, जैक्स कार्टियर फ्रांस के थे। ठीक है, इन्होंने कनाडा की खोज की, किसकी, कनाडा की। इन्होंने अमेरिका की। अगले सर फ्रांसिस ड्रेक, ये थे यूके के निवासी। ठीक है, और ये भी लगभग 1577-80 के कार्यकाल में यहाँ रहे थे, और इन्होंने पूरा एक दुनिया का चक्कर लगाया था। मैगलन जो थे ये थे पुर्तगाली। ठीक है, कहीं कहीं जनरली मैगलन के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो मैगलन जो था कि प्रशांत महासागर जो है ना, उन्होंने नामकरण जो है प्रशांत महासागर इन्होंने ही किया था, और पहला सफल समुद्री चक्कर पहला इन्होंने लगाया था। ये जब चक्कर लगा रहे थे तो उन्हीं समय इनकी मृत्यु हो जाती है, चक्कर लगाते समय ही
इनकी मृत्यु हो जाती है फिलीपींस में। और वहाँ उसके बाद फिर जो भी और इनके जो चालक थे और जो पूरा इनका ग्रुप था, पूरा जो गुट था, वो सब फिर चक्कर लगा करके फिर वापस लौट आए, लेकिन इनकी उसी बीच में फिलीपींस में मृत्यु हो जाती। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस कूट के अनुसार से? पहला का तीसरा, ये रहा पहला का तीसरा, यहाँ भी है। दूसरा का चौथा, तो दूसरा का चौथा यहाँ भी है, यहाँ भी है। तीसरा का दूसरा, तो सी का दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है। और डी का पहला, तो डी का पहला यहाँ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मतलब होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्लो सुधा, ऊपर दी गई कालानुक्रम में बताइए। तो देखिए, होम रूल आंदोलन जो हुआ था, होम रूल आंदोलन मेनली हुआ था 1916 में। कब हुआ था ये? 1916 में। ठीक है, जैसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को श्रेय जाता है। बाल गंगाधर प्रांतीय और एक ग्लोबल लेवल पे नहीं कर सकते, मतलब कि एक एक पूरे देश में जो आंदोलन फैला वो एनी बेसेंट की मदद से फैला। ठीक है, उसके बाद सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में, जिसमें गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई थी। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, क्योंकि खेड़ा के किसानों का जो फसल जो नष्ट हो गया था, तो उसके कारण लगान को रोकना चाहते थे कि लगान को इस साल के लिए रोक लिया जाए, तो इसके लिए हुआ था। और मार्लो मिंटो सुधार जो आया था 1909 में। ठीक है, 1909 में, इसी में पार्लियामेंट ऑफ सुधार में ही मुस्लिमों को पहली बार प्रथम निर्वाचक मंडल दिया गया था। ठीक है, तो इसके कालानुक्रम सबसे पहले 1907, फिर 9, एक नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। तो ये इनका कालानुक्रम था, और इस तरीके से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे सूरत विभाजन यानी कि दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला और फिर तीसरा। क्या हो जाएगा सही आंसर? ए। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, शस्त्र अधिनियम, शस्त्र अधिनियम लिटन के द्वारा ही लाया गया था। जिसे फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी लिटन के द्वारा लाया गया था। 1876 के ही शासनकाल में स्ट्रैची कमीशन की भी, एक रिचर्ड स्ट्रैटी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, जिसका नाम दिया गया था अकाल आयोग। ठीक है, अकाल आयोग, और इसकी अध्यक्षता किया था रिचर्ड स्ट्रैची ने, रिचर्ड स्ट्रैची। तो इसको इसीलिए स्ट्रैची कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल जो था, इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं, इल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और प्रेस एक्ट भी लॉर्ड रिपन के द्वारा हटा दिया गया था बाद में। फिर ये शुरुआत किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, 2 फरवरी 1883 को। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पे हस्ताक्षर किए गए? तो देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद एक्चुअली हुआ था इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध हुआ कैसे था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इनको बीच में, स्थानीय शासक और अंग्रेजों के बीच में। तो इसमें बंगाल से आए मीर कासिम, फहियोम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों का एक ग्रुप, ये तीनों मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। ये तीनों मिलके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। जो होता है, ये तीनों एक्चुअली इलाहाबाद के साइड से ये पटना की तरफ आ रहे थे, तो वहीं पे लड़ाई हो जाता है बक्सर में, जिसको
बक्सर का युद्ध भी कहा गया। 1764, और डेट अगर की बात करें तो डेट था उस समय 22 अक्टूबर 1764 में। किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। और यहीं पे अंग्रेजों ने पहली बार भारतीय शासक को झटका दिया था भयानक। 1764 में हरा दिया था इन लोगों को। अब हारने के बाद फिर अंग्रेजों ने कुछ संधियां की। इन्होंने दो संधि की। इलाहाबाद में इन्होंने दो संधि की। पहला संधि जो था इनका इलाहाबाद का, ये हुआ किसके किसके बीच में? जो मुगल शासक थे शाह आलम और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, ये संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को पहली संधि हुई, जिसमें मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे और अंग्रेजों के बीच में हुई। और इसी की संधि में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। पहली संधि में ही 12 अगस्त 1765 को जो हुई अंग्रेजों के और शाह आलम द्वितीय के मध्य। दूसरी संधि अगले 4 दिन बाद 16 अगस्त को होता है, 1765। तो दूसरी संधि में क्या हुआ? ये संधि हुई क्लाइव के बीच और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच में। ठीक है, इस संधि में क्या होता है? ये तो इलाहाबाद को जीत चुके थे एक तरीके से। तो ये शाह आलम द्वितीय क्या करता है? शाह आलम द्वितीय जो क्षेत्र अपनाए हुए था फुजाउद्दौला, वो सब शाह आलम द्वितीय को लौटाना पड़ता है, जैसे इलाहाबाद का क्षेत्र। और जो लड़ाई में खर्च के बदले इसको 50 लाख रुपया देना होता है अंग्रेजों को। कंपनी को ये 50 लाख रुपए देते हैं फुजाउद्दौला कि तुमने ऐसा किया। और जो मीर कासिम जिसकी वजह से ये पूरा बक्सर का युद्ध हुआ, वो दिल्ली की तरफ कूच कर गया, दिल्ली की तरफ भाग गया। ठीक है, मेन जो यहाँ, क्योंकि वो तो अंग्रेजों से खपा खाया हुआ था ही वहाँ बंगाल से। बंगाल का शासक था मीर कासिम। तो ये पूरी कहानी थी इलाहाबाद का, बक्सर का युद्ध का और इलाहाबाद की संधि। ठीक है, अगले। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल से हथियार के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया? भूख हड़ताल से सबसे पहली बार इन्होंने कहाँ किया? तो ये सबसे पहले भूख हड़ताल किए थे अहमदाबाद में। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो था मिल मजदूरों के खिलाफ ये आंदोलन, विवाद था मिल मालिक और मजदूरों के बीच में बोनस को लेकर के। बोनस नहीं दिया जा रहा था, तो इसी के लिए इन्होंने अनशन पे बैठ गए। और अंग्रेजों ने उसके बाद फिर 35% बोनस देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अहमदाबाद हड़ताल। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया? नहीं। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की? हाँ जी, एक समिति बनाया। चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया? नहीं। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया? नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया। ये चंपारण आंदोलन अगर जो देखा जाए तो दोस्तों ये हुआ क्यों था? तो चंपारण आंदोलन मेन जो ये हुआ था 1917 में। वहाँ के जो नील के किसान थे, इसको नील विद्रोह भी कहा गया। तो जो लोगों को अपनी जमीन पे नील की खेती करनी पड़ती थी जबरदस्ती, इसके लिए तो नील किसानों के लिए आंदोलन था। और अंग्रेज लोग इनसे जबरन 3/20 भाग में खेती करवाते थे, जबरन करवाते थे। और जब खेती के बाद इनकी जो फसल होती थी, तो उसकी मूल्य निर्धारण भी अब खुद ही करते थे। मूल्य निर्धारण खुद करते थे, मतलब मनमाना तरीके से इनको रेट दिया जाता था, जिससे किसान खुश नहीं थे, किसान की हालत खराब थी। तो एक भारतीय थे रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को अपने तरफ आकर्षित किया। इसी जी ने उसकी एक तरीके से जो उन्होंने उनको आमंत्रण किया, उसको गांधी जी ने मान लिए और गांधी जी आकर के यहाँ पे एक आंदोलन किए। आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने एक जांच समिति बैठाई। जांच समिति का रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में एक उन्होंने फिर गठन किया एक समिति का 10 जून 1917 को।
10 जून 1917 को समिति का प्रस्ताव आया और प्रस्ताव आने के बाद एक गठन किया गया और उस रिपोर्ट के अनुसार से जो रिपोर्ट इस समिति ने दिया, इस समिति की रिपोर्ट 4 अक्टूबर को आया 1917 में। और रिपोर्ट में सरकार ने 2-3 चीजें लिखी। तो ये जो गठन किया गया था ना, इस गठन में गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया और सब लोग मिलकर के एक रिपोर्ट बनाए और उस रिपोर्ट में बहुत सारे चीजों का प्रावधान किया गया, जैसे तिनकथिया पद्धति खत्म किया जाएगा। नील उगाने वाले किसान अगर चाहते हैं कि वो नील की खेती करें, तो जो भी वहाँ के मतलब ठेकेदार होंगे या और भी कोई भी कंपनी अगर जिस तरह का नील उगवाना चाहती है, तो किसानों के मतलब कि स्वीकार्यता के साथ, अगर किसान चाहेगा तब उनकी इच्छा के अनुसार, और किसान उस खेत को भी खुद चुनेंगे कि कहाँ पे वो नील की खेती करेंगे, और किसानों द्वारा इसका मूल्य का निर्धारण किया जाएगा, न कि अंग्रेजों के द्वारा। तो ये सब इनके द्वारा किया गया था और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे अवैध टैक्स नहीं वसूला जाएगा। तो ये सब किया गया था एक कृषि समिति के गठन के अनुसार और इसके गांधी जी भी मेंबर थे। पूछिए कुछ तुक से सुमेलित कीजिए। भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा राजाराम मोहन राय। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए का दूसरा, बी का हम्म, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये थी भारत के कर्नाटक राज्य से। कहाँ से थी ये? कर्नाटक के राज्य से थी। और इन्होंने, अंबाबाई ने 1930 में 1930 में एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू किया किनके खिलाफ? तो शराब के व्यापारियों के खिलाफ और विदेशी कपड़े वगैरह जो वहां बेचे जाते थे उनके दुकानों के खिलाफ पिकेटिंग करना शुरू कर दिया। पिकेटिंग पता है क्या होता है? मतलब पिकेटिंग की तरफ से एक तरीके से था अम, धरना। धरना पे बैठ गए कि ये सब दुकानें, शराब की दुकानें और जो बाहर के जो कपड़े वगैरह के व्यापार हैं, ये सब बंद किए जाएं। ठीक है। 1930 में इसके लिए इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजों के ने 2-3 बार इनको जेल में भी जाना पड़ा। ठीक है। अगर इनकी बात करें तो अंबाबाई की शादी 12 वर्ष में की उम्र में हो गई थी और 16 वर्ष की उम्र में फिर ये विधवा हो गई। 16 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो गई। उसके बाद इन्होंने ये सब कार्य करना शुरू किए। तो अपने संघर्षों को ये सब से ये दिखाए और बहुत एक अच्छा लोगों को एक प्रभात फेरी वगैरह निकाल निकाल के इस चीज़ों को जागरूक भी करते थे इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। और ये जो क्षेत्र था कर्नाटक का, वो जगह था जहाँ पे ये सब कार्य कर रहे थे, वो जगह था उडुपी। तो जगह उडुपी। ठीक है। इनमें कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रू, एबी अलेक्जेंडर, पी लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हमको समझना हो कैबिनेट मिशन था क्या। ठीक है। तो भारत की जो राजनीतिक समस्या चल रही थी, तो वो सबको देखने लिए के लिए ब्रिटिश इंडिया ने एक कैबिनेट मिशन का गठन किया 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन होता है, जिसमें मेंबर थे पी लॉरेंस, जो भारत के सचिव भी थे, और स्टेफन क्रिस। एक तो ये थे और एक थे दूसरे नंबर पे थे स्टेफन क्रिप्स। ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे स्टेफन क्रिप्स। और तीसरे जो थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। ये 3 लोगों का एक समूह था और इसका ये नेतृत्व जो कर रहे थे, ये कर रहे थे यानी कि अध्यक्ष थे लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। तो ये 3 लोगों का एक समूह था
एक कैबिनेट मिशन आया भारत, गांधी जी ने इसका स्वागत भी किया था कि भारत के राजनीतिक स्थितियों को देखिए। तो 24 मार्च को गठन होकर के ये भारत आता है और पहली बार इसने एक संविधान सभा का गठन कर देता है नवंबर 1946 में। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सर संविधान सभा का गठन तो दिसंबर में हुआ था। तो नवंबर 1946 में गठन करता है संविधान सभा का, और दिसंबर, जो समय सबको लगभग याद है, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। ये 24 मार्च को आता है और 16 अगस्त को ही मुस्लिम लीग इसको अस्वीकार कर देती है कि हमें संविधान सभा नहीं चाहिए, और अपना सीधा कार्रवाई दिवस की घोषणा कर देती है मुस्लिम लीग। ठीक है। और इसी सब के तहत जो संविधान सभा का बैठक वगैरह होने लगा, तो आगे चल के सितंबर में 2 सितंबर को 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुई? नेहरू की अध्यक्षता में। अंतरिम सरकार किसकी अध्यक्षता? नेहरू जी की। तो कौन इसके सदस्य नहीं थे? लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे। लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, तो जे एंड्रू नहीं थे। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के? तो ये जो विचार था, ये था लाला लाजपत राय का। वॉल्व सिद्धांत का मतलब ऐसे इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था कि इन लोगों ने सब मिल के जो कांग्रेस की जो स्थापना की है, जो सब लोग विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का एक तरीके से, तो उस विरोध को बचाने के लिए, कि सब लोग विरोध ना करें, कांग्रेस के समूह में आके कोई एक दो लोगों को हमें हैंडल करना पड़े जो उसके नेतृत्व होंगे, शीर्ष नेतृत्व से हमसे बात करेंगे। तो एक तरीके से ये एक सेफ्टी वॉल बना लिए थे अंग्रेजों ने कांग्रेस को, कि हमें अब सबसे दुख नहीं है, हमें कुछ खास लोगों से ही मिलना है, और उन लोगों की जिम्मेदारी होगी कि जो भी हमारा विरोध करें उनको समझाना और उनको हैंडल करना, हमें केवल उनके शीर्ष नेतृत्व से डील करना होगा। तो ये जो ऐसा देखते हुए लाला लाजपत राय ने ऐसा बोले थे कि इन्होंने इसकी जो स्थापना की है, ये एक तरीके सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत है जो ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाएगी। इसके अलावा भी इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए, जैसे लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर जाएगी। और हाँ, जैसे लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे मरते हुए शांतिपूर्वक देखूं। फिर अश्वनी कुमार दत्त थे एक, उन्होंने कहा था कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस को लेकर के आलोचना की थी कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। इस तरह की आलोचना और भी अन्य सारे लोगों ने कहे। लाला लाजपत राय का एक और स्टेटमेंट था कि जैसे कांग्रेस जो है ये लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है कांग्रेस। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने स्टेटमेंट दिए थे कांग्रेस को लेकर के, आलोचना अलग अलग शब्दों में किए थे। बाल गंगाधर तिलक का तो कुछ अलग ही था। उन्होंने बोले कि यदि वर्ष में एक बार ये मेढक की तरह तरफड़ाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब इनके खिलाफ आलोचना की गई थी, कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे नेताओं का। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए? ये हुआ था कराची का अधिवेशन 1931 में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, और इसी में पहली बार ये जो मौलिक अधिकारों को लेकर के और बहुत सारे राजनीतिक आर्थिक नीतियों को लेकर के राजनीति के तौर पे एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी में गांधी इरविन समझौता जो था उसको मान लिया गया था, कि गांधी इरविन समझौता को भी हरी झंडी मिल गई थी। और इसी में इसी सब चीजों को देखते हुए गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था अपना, गांधी तो मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है। तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए थे कराची अधिवेशन 1931 में। 1857 की विफलता। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका विफलता का कारण क्या था? तो देखिए,
1857 का विद्रोह को अगर समझने की कोशिश किए तो विद्रोह शुरू कहाँ से हुआ था? ये विद्रोह जो शुरू हुआ, ये शुरू हुआ 29 मार्च 1857 को। कहाँ से? बंगाल में एक जगह था बैरकपुर, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, बैरकपुर यहाँ से शुरू हुआ मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, इन्होंने जो भी एक कारतूस वगैरह था, इस कारतूस को जो एक था कि इसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, उसका उपयोग करने से इन्होंने विरोध कर दिया और वहां पे दो लोग, बाघ और एक मेजर थे सर्जेंट, उनको गोली मार के हत्या कर देते हैं। तो इस कारण से मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। अब ये जो मामला था, ये देश के अन्य जगहों पे जानकारी मिलते मिलते फैलने लगी, लेकिन इसके लिए लोगों ने मिलजुल कर एक प्रस्ताव किया था कि इसको हम लोग म, आगे चल के मई के अगस्त में करेंगे, मई के लास्ट वीक में। लेकिन मेरठ वालों ने ये धरना को जल्दी ही शुरू कर दिया, इस आंदोलन को, और 10 मई 1857 को मेरठ से ये दंगा भड़क गया। और मेरठ छावनी में लोगों ने क्या किया, जो भी वहां पे अधिकारी लोग थे उन पे गोलियां चलाई, और जो भी बंदी लोग थे इनके, क्योंकि 9 तारीख को ही, उस समय 9 तारीख को ही बहुत सारे और भी हमले हुए थे, तो बहुत सारे विद्रोह हुए थे, तो विद्रोहियों ने को जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने। तो 10 मई को इन्होंने अधिकारियों पे गोली चलाई, जितने इसके भाई बंधु लोग थे, दोस्ती लोग, सबको इन्होंने ताला तोड़ के बैरक से छुड़ा लिया। और उसके बाद ये आगे चल के कूच कर गए दिल्ली की ओर। ठीक है, और 12 मई को इन्होंने दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है, मेरठ से जो ये शुरू हुआ, ये 12 मई तक दिल्ली पे भी कब्जा कर लेता है। और दिल्ली पे कब्जा करने के बाद ये फिर पहुंचता है बहादुर शाह जफर, जो एक सांकेतिक शासक मुगल साम्राज्य के थे, उनके पास, बहादुर शाह द्वितीय के पास, या बहादुर शाह जफर के पास, कि भाई आप हमारे नेतृत्व करिए। एक्चुअली इन लोगों ने क्या कि ये तो बोले कि भाई मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। बोला नहीं, बस मुझे एक संचालक के तौर पे बस मुझे एक नाम चाहिए, एक अच्छा सांकेतिक जैसे है, एक सांकेतिक नाम चाहिए, मतलब एक हमें इस समूह का, इस ग्रुप का, ये जो आंदोलन है उसकी एक पहचान चाहिए जो आपसे हमें अच्छी मिल सकती है। इन्होंने बात को मान लिया और इन्होंने अपने कुछ सैनिक वगैरह को भेजा, और कुछ खास जगहों पे जहां जहां मुगल का थोड़ा बहुत चल रहा था, वहां पे पत्र भेज के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने की गुजारिश की। और इसका जो प्रमुख केंद्र रहा, वो दिल्ली से चलता हुआ मेरठ, दिल्ली होता हुआ कानपुर, जहाँ से नाना साहब ने इसको अगुवाई की, झांसी लक्ष्मीबाई ने जहाँ से की, लखनऊ, हजरत महल, यहाँ से इनको संचालन की, बिहार के आरा, जहाँ से बीर कुंवर सिंह ने। तो इस तरीके से सब लोगों ने किया आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन को कुछ ही दिनों के बाद बहुत सारी सेनाएं आकर के इसको, आंदोलन को कंट्रोल कर लेती है। और हर जगह अपना फिर दोबारा से जितने ये विद्रोही लोग जितने चीजों को छीने थे अंग्रेजों से, वो सब पे फिर दोबारा कब्जा कर लेते। तो इसका मेन कारण क्या हुआ? कारण हुआ कि एक अंग्रेजों की जो सैन्य श्रेष्ठता थी बहुत अच्छी थी। विद्रोहियों के पास कोई उस तरीके का विचारधारा और एक कॉमन एकीकृत कार्यक्रम या प्लान वैसा कुछ था नहीं। समाज के सभी लोगों ने समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये आंदोलन भारत के कुछ ही क्षेत्रों में हुआ। तो ये सब के कारण से ये असफल रहा 1857 का आंदोलन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किन्हीं को अगर और भी कुछ भी समस्या हो, या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी उस तरीके का जो लग रहा है कहीं की कुछ गलतियां हो गई है, तो वो सबको वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो लोग नए हैं, विद्यार्थी पीसीएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे हमारा मनोबल बना रहे। ठीक है, थैंक यू।